Hello everyone, this is part 2 video of June 2024 पेपर BZYCT 133। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे का पेपर बेटा। सो वी हैव टू बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो शॉर्ट नोट लिखने हैं, या तो नेफ्रॉन पे फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टोला और फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। एम्फीबियन ब्लास्टोला वाला क्वेश्चन बेटा दिस इज़ द रिपीटेड क्वेश्चन, ये प्रीवियस पेपर्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। सो लेट अस बिगिन विद नेफ्रॉन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, सबसे पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज़ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है क्या? एक कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके आगे पार्ट है एक ट्यूबुलर पार्ट है। इन दिस पार्ट यू कैन सी ये कप शेप स्ट्रक्चर है, उसके आगे ये ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है। और कप शेप स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अगर आप ये कप शेप स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे, जिसको हम सी शेप स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज बॉमन्स कैप्सूल। और यहाँ पे डिफरेंट लेयर ऑफ एपिथीलिया, दो लेयर ऑफ एपिथीलियल जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड वेसल जब यहाँ से आ रही है तो इधर ब्रांच ऑफ होकर एक मैश बन रहा है, एक नेटवर्क बन रहा है, और जितना भी फिल्टरेट है वो सारा, जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें वेस्ट या कोई भी चीज़ ब्लड लेके आ रहा है तो वो इधर पोर हो रही है, और उसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, ठीक है। तो ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल। इसके आगे जो ये कर्व पार्ट होता है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यू शेप जो स्टेम होती है वो होती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी बेटा अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे ये थिक है, थिन है, और ये फिर से थिक है। आई थिंक दूसरी वाली डायग्राम में आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इन दिस वन ये है हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये जो लूप ऑफ हेनले है ये यू शेप्ड है, इधर ये थिन है, थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग, और फिर थिक असेंडिंग, ये पार्ट भी थिक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ जो ये राउंड पार्ट हो रहा है दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये जाके अटैच हो जाती है किसके अंदर? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं और अपना जो भी फिल्टरेट है, जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है वो पोर कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद द थ्योरी पार्ट नाउ। नेफ्रॉन हैज़ अ डायलेटेड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल या मैल्फिजियन कॉर्पसल। तो बेसिकली वो जो डायलेटेड पोर्शन जो एक्सपैंडेड, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने बोल दिया मैल्फिजियन कॉर्पसल। और उसके बाद नीचे का जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है दैट इज सेक्रेटरी ट्यूबुलर पोर्शन, ओके जी। उसके बाद रीनल कॉर्पसल और मैल्फिजियन कॉर्पसल इज द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन विच इज मेड अप ऑफ अ डबल वॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसे मैंने आपको दिखाया था डबल वॉल्ड है, और इधर दोनों तरफ एपिथेलियल सेल्स हैं। इनको हम बोलते हैं बॉमन्स कैप्सूल। बिटवीन द लेयर ऑफ बॉमन कैप्सूल इज द यूरिनरी स्पेस फॉर रिसीविंग द फिल्टर्ड फ्लूइड फिल्टर्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड विसरल लेयर। और ये जो स्पेस है ये खाली है, यहाँ पे जितना भी फिल्टरेट आता है वो इधर आता है। A spherical tuft of interatrial capillaries called glomerulus is surrounded by Bowman's capsule. Bowman's capsule के अंदर क्या प्रेजेंट है? Tuft of capillaries, group of capillaries प्रेजेंट है जो कि Bowman's capsule से सराउंड हो रही है, उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ईच ग्लोमेरुलस इज फॉर्म बाय सब्सिक्वेंट ब्रांचिंग ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जब ब्रांच होती रहती है तो जो कैपिलरी बेड बनता है उसको हम बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। The inner layer of the Bowman's capsule is in the contact with the blood vessel of glomerulus। जो Bowman capsule की अंदर वाली लेयर है, यहाँ पे हमने देखा था डायग्राम, ये वाली जो अंदर वाली लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर है बेटा, ये इस ग्लोमेरुलस के ब्लड वेसल या इस कैपिलरी बेड के कॉन्टैक्ट में। The inner layer of Bowman capsule is in contact with the blood vessel. The point of entry of blood vessel from the vascular pole and the entry of point of nephric filtrate from the Bowman's capsule in the proximal convoluted tubule is called the urinary pole. तो उस साइड को हम urinary pole बोल देते हैं जहाँ से ये जो filtrate है वो tubular portion के अंदर enter हो रहा है। The tubular portion is subdivided into three parts: PCT, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले वो जो यू शेप स्टेम थी उसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, और एंड का जो कर्व पार्ट आता है दैट इज डीसीटी। पीसीटी बिगिंस एट द यूरिनरी पोल ऑफ रीनल कॉर्पसल। ये है हमारे यूरिनरी पोल, यहाँ से जो ट्यूब स्टार्ट हो रही है उसको हमने क्या बोल दिया? PCT, and is lined by simple epithelial cells which have microvilli forming a brush border and a lot of mitochondria and the enzyme sodium potassium ATPase। यहाँ पे सोडियम पोटाशियम ATPase है ताकि सोडियम और पोटाशियम को पंप करके ATP प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि ये एक एक्टिव प्रोसेस है। फिल्टरेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ATP स्पेंड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। प्लस इसका जो एपिथेलियम होगा वो अंदर इस तरीके से माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर फॉर्मेशन हो रही है।
लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें, लूप ऑफ हेनले इज़ अ यू शेप थिन डिसेंडिंग थिक असेंडिंग लिम्स। तो लूप ऑफ हेनले में एक पार्ट हमने देखा था कि थिन है और एक पार्ट हमने देखा था थिक है। द थिक पार्ट इज द स्ट्रेट पार्ट और पार्स रेक्टा ऑफ द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हेनले थिन्स नियर द टर्न एंड देन थिकन अगेन एज इट बिकम्स पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जैसे नीचे ये एंड की तरफ आती है तो पतली हो जाती है और फिर जब ये डीसीटी में ज्वाइन होने लगी होती है तो वापस ये थिकन अप हो जाती है। Henle's loop has a large lumen lined by squamous epithelium and no brush border। यहाँ पे भी squamous epithelium है लेकिन brush border या microvilli नहीं है। Distal convoluted tubules is continued from the ascending limb of Henle's loop and form the last segment of the nephron। It is lined by cuboidal epithelium। यहाँ पे जो epithelium है बेटा वो कौन से है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इससे पहले पीसीटी में सिंपल एपिथेलियम थे, यहाँ पे भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम थे और डीसीटी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और यहाँ पे ब्रश बॉर्डर नहीं है। एट द वैस्कुलर पोल द डीसीटी एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट विद द रीनल कॉर्पसल ऑफ द पेरेंट नेफ्रॉन। दिस इज नोन एज मैक्यूला डेंसा। इसका मतलब ये है कि फॉर जैसे ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल है, यहाँ से निकला पीसीटी फिर लूप ऑफ हेनले, इधर जब डीसीटी जा रहा है तो ये बॉमन कैप्सूल और डीसीटी के बीच में एक कॉन्टैक्ट है जिसको हम बोल रहे हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है, दिस इज़ अगेन एक और मैंने नोट्स अटैच करे थे ताकि अगर आपको वो लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही हो आप सिंपल लैंग्वेज कर सको। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंप्राइजेज ऑफ टू मेजर पोर्शन, पहला रीनल ट्यूब्यूल, दूसरा कॉर्पसल मतलब मैल्फिजन कॉर्पसल जिसके अंदर बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ रहा है। ट्यूब्यूल मतलब वो तीन नीचे का जो ट्यूबुलर पार्ट है। The renal tubule is long convoluted structure that emerges from glomerulus and can be divided into three parts depending upon the function। पहला पार्ट है PCT ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि ये पास में है क्लोज है तो इसलिए हमने इसको प्रॉक्सिमल बोल दिया। DCT बाद में आता है दूर होता है तो उसको डिस्टल बोल देते हैं। ठीक है, इट स्टेज इन द रीनल कॉर्टेक्स। द सेकेंड पार्ट लूप ऑफ हेनले और नेफ्रेटिक लूप बिकॉज इट फॉर्म्स अ लूप, एक यू शेप लूप बना रहा है और ये रीनल मेड्यूला में लाई करते हैं मतलब वहाँ से पास करते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो डीसीटी है एंड दिस इज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू रीनल कॉर्टेक्स। ये पार्ट भी कहाँ पे प्रेजेंट है? रीनल कॉर्टेक्स में। तो अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो किडनी के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट है और जो लूप ऑफ हेनले है वो रीनल मेडुला में प्रेजेंट है। द कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस आर इनक्लोज बाय कप शेप स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें कॉर्पसल की या बॉमन्स कैप्सूल की, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस मतलब इस तरीके का जो मेश टाइप नेटवर्क था उसके आसपास एक कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं बॉमन्स कैप्सूल। दिस स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स टू फॉर्म हाईली कॉल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड पीसीटी विच कंटिन्यूज इनटू लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी। द मेजर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल का मेन काम क्या है? ट्यूब्यूल का मेन काम है रीअब्जॉर्प्शन करना एंड द प्रोसेस कैन ईदर बी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो बेटा एक्चुअली हो गया, जब भी जैसे ये नेफ्रॉन है, ठीक है, मतलब दिस इज बॉमन कैप्सूल, यहाँ से कोई भी फिल्ट्रेट एंटर करा वो इन ट्यूब्यूल के थ्रू जब पास कर रहा है ना तो अलग अलग सेगमेंट में, जैसे ये पीसीटी में, ये लूप ऑफ हेनले में, ये डीसीटी में, डिफरेंट पार्ट्स आर गेटिंग रीएब्जॉर्ब। कोई चीज़ें जैसे सपोज करो वाटर बहुत ज़्यादा फिल्टर हो गया क्योंकि इनिशियली यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं इसको जो बॉमन्स कैप्सूल के अंदर आ रहा है। जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट इस ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू मूव करेगा, पास करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वाटर, सोडियम, पोटाशियम और भी बहुत सारे मिनरल्स, ठीक है, या कोई अमीनो एसिड हो गई, कोई शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी और बॉडी के अंदर वापस चले जाएंगी। ठीक है, तो ये जो रीएब्जॉर्प्शन का पार्ट हो रहा है एंड बाय द एंड जब तक हम डीसीटी में पहुंचेंगे तो जो भी चीज़ें मैक्सिमम रीएब्जॉर्ब होनी थी, जो इस फिल्ट्रेट के अंदर एक्स्ट्रा थी वो सारी रीएब्जॉर्ब हो गई होंगी और यहाँ पे बाय द एंड वी आर मेनली लेफ्ट विद द थिंग्स विच आर टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फिर यहाँ तक आते आते ये पार्ट में सिर्फ हमारा यूरिन फॉर्म हो चुका होगा। The major function is reabsorption and the process can either be through active and passive। कहीं पे ATP स्पेंड होना होता है और कहीं पे विदाउट ATP स्पेंड करे along the concentration gradient चीज़ें मूव कर जाती हैं। In addition, secretion by tubules help in urine formation without affecting the electrolyte balance in the body। ये यूरिन फॉर्म में हेल्प करती है प्लस हमारी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करती है, बॉडी के अंदर वाटर एंड आयरन के बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। सपोज करो इफ देयर इज़ अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहा है तो
उसकी बॉडी में जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में से जब फिल्ट्रेट पास कर रहा है तो वाटर की ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ पर्सन जो डिहाइड्रेटेड है, जिसने कम वाटर कंज्यूम करा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द वाटर जो है वो फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वाटर और आयरन को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर हम फंक्शंस देखें कि ये किस तरीके से काम करते हैं, द ब्लड बॉट बाय रीनल आर्टरी इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस एंड देन पास टू द पीसीटी। ये है हमारी रीनल आर्टरी। ठीक है, यहाँ रीनल आर्टरी से जो ब्लड आया उसमें से फिल्ट्रेट चला जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर और बाकी ब्लड वापस चला जाएगा। Passed on to the PCT. Maximum reabsorption takes place in the PCT of the nephron. PCT is the region of renal tubule where reabsorption is the essential substance जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड और इलेक्ट्रोलाइट जो आयन्स होते हैं, वाटर होते हैं, तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रहा है। और इसीलिए यहाँ पे ब्रश बॉर्डर भी थे क्योंकि ये सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, द सर्फेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एटीपी की हेल्प से ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए हमने पढ़ा था यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीज भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। selectively secretes ions such as hydrogen. The process is active, ये process active है। PCT selectively secretes ions such as hydrogen, ammonia, potassium into the filtrate and absorb carbonate from it. Thus PCT maintain the electrolyte and acid base balance of the बॉडी फ्लूइड। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, सिक्रीट करता है हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटाशियम को फिल्ट्रेट के अंदर, ताकि ये सारी चीज़ें बॉडी से बाहर जा सके। और जो कार्बोनेट है, इंटर्न कार्बोनेट को बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब करा देते हैं। ठीक है जी। हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले हैज़ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब बीइंग पार्ट्स ऑफ सेम लूप। बोथ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब शो डिफरेंट परमिएबिलिटी। इनकी परमिएबिलिटी अलग है, मतलब परमिएबिलिटी मतलब कि क्या चीज़ यहाँ से पास करेगी, वो असेंडिंग में और डिसेंडिंग में या थिन में और थिक में दोनों में वेरी करता है। ठीक है, the descending limb is permeable to water but impermeable to electrolyte, while the ascending limb is permeable to electrolyte but impermeable to water. Since the electrolytes get reabsorbed at the ascending loop of Henle, the filtrate get diluted as it moves towards the ascending loop. इसका मतलब हुआ जैसे ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, ये डिसेंडिंग पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है। जो डिसेंडिंग पार्ट है, द डिसेंडिंग पार्ट इज परमेबल टू वाटर, वो सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को अलाउ करेगा। ठीक है, और जो असेंडिंग पार्ट है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन जो असेंडिंग पार्ट है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट जो भी आयन्स है उनकी रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, लेकिन वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये इम्परमेबल टू वाटर है। तो असेंडिंग में हम मान सकते हैं कि जब भी असेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, आयन्स रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर वापस जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो फिल्ट्रेट है, वो डाइल्यूट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर से आयन्स कम हो रहे हैं, तो इन कंपैरिजन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रोलाइट गेट रीअब्जॉर्ब एट द असेंडिंग लूप, द फिल्ट्रेट गेट डाइल्यूटेड एज इट मूव टुवर्ड द असेंडिंग लूप। नेक्स्ट है distal convoluted tubule. It is the last part of nephron, connects and empties its content into the collecting duct that line the medulla pyramid. The collecting duct a mass content from the multiple nephron. वो जो collecting duct है वो बहुत सारे nephron से जो भी filtrate है वो receive कर रहे हैं and fuse together as they enter the papilla of the renal medulla. papillae होते हैं बेसिकली किडनी के अंदर, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं papillae. Similar to PCT, DCT also secretes ions such as hydrogen, potassium and ammonia into the filtrate. DCT में भी क्या हो रहा है, ये filtrate में से हाइड्रोजन, पोटाशियम, अमोनियम को secrete कर रहा है और क्या reabsorb कर रहा है, कार्बोनेट आयन वापस ब्लड के अंदर। Conditional reabsorption of sodium ion and water takes place in DCT. DCT के अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्ब हो रहा है वाटर का और DCT का, एंड thus it maintain the pH and sodium potassium level in the ब्लड सेल्स। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। तो एट द एंड अगर फंक्शन की बात करें, सारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिमूव करना, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द, आई थिंक सॉलिड वेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड एक्सेस वाटर, सॉलिड वेस्ट नहीं, बेसिकली इनऑर्गेनिक वेस्ट हम बोल सकते हैं, या नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली रिमूव होता है तो हम वो बोल सकते हैं। कन्वर्टिंग ब्लड इनटू द यूरिन रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंस other water and other excess water from the blood, converting blood into the
आई थिंक यहाँ पे कुछ लैंग्वेज एरर है, आई एम सॉरी। यहाँ पे हमारी बॉडी से सारा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर रहा है, एक्सेस वाटर को भी रिमूव कर रहा है ब्लड में से, ठीक है। और कन्वर्टिंग ब्लड इनटू द यूरिन में, कन्वर्टिंग द फिल्टरेट इनटू द यूरिन, जो भी फिल्टरेट आया उसको यूरिन में कन्वर्ट कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, प्लस एक्सक्रीशन कर रहा है बहुत सारे न्यूमरस सब्सटेंसेस की, ठीक है। सॉरी, एज द ब्लड, तो ये वो डिस्क्रिप्शन है जो भी हमने डिस्कस करा है कि कैसे कैसे जब वो नेफ्रॉन में पास करते हैं तो कहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, एक्सक्रीशन होती है और रीएब्जॉर्प्शन होती है। सो दीज आर द डायग्राम्स। नेक्स्ट, फेट मैप ऑफ एम्फीबियन ब्लास्टुला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिसंबर 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। द इंटायर ब्लास्टोडर्म डज नॉट फॉर्म द एम्ब्रियो। पहले बेटा एक चीज़ समझो, जाइगोट है, जाइगोट कैसे बना, दो सेल्स के कंबाइन होने से, स्पर्म और एक कंबाइन हुए फ्यूज हुए जाइगोट बना। अब जाइगोट तो सिंगल सेल है, धीरे धीरे इसमें सेल डिवीजन होगी, ये सेल्स और बढ़ते जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम क्या देखेंगे कि इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। यहाँ पे हमारे पास सेल्स हैं और यहाँ पे ये एक कैविटी है, इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म, ठीक है। मतलब सेल्स को ब्लास्टो सेल्स भी बोल सकते हैं और पूरी इस लेयर को हम बोल देते हैं ब्लास्टोडर्म। अब कैसे ये ब्लास्टोडर्म में सेल डिवीजन होगी, कैसे इसकी लेयर्स फोल्ड होंगी या चेंज होगी ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके, आगे और ज़्यादा लेयर्स फॉर्म हो सके। सो द इंटायर ब्लास्टोडर्म डज नॉट फॉर्म द एम्ब्रियो। पूरे ब्लास्टोडर्म से एम्ब्रियो नहीं बनना। इट्स सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड द एरिया पेलुसिडा ओनली फॉर्म्स द एम्ब्रियो। ऐसे करके ना लेयर बन जाती है। जो अंदर वाला फॉर्म है दैट इज एरिया पेलुसिडा, वो बना देते हैं एम्ब्रियो। और जो आउटर पोर्शन है एरिया ओपेका, जो बाहर वाली लेयर है एरिया ओपेका, वो बाकी के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती है, जैसे कि कोरियन, एमनियन, एलेंटियोस, ये सारे हमने पढ़े थे इन वन ऑफ द वीडियो। द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द योक सैक, और जो एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे करके इस योक सैक से अलग हो जाता है। दिस इज अचीव बाय फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स विच अपीयर ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। क्योंकि जो अंदर जो एम्ब्रियो बन रहा है, जैसे ये एम्ब्रियो बन रहा है, ये बाहर योक सैक के बाहर की लेयर्स है, धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, योक सैक तो ऐसे रहेगा, एम्ब्रियो उससे अलग हो जाएगा क्योंकि एम्ब्रियो तो फोल्ड हो रहा है, ठीक है। द फोल्ड involve all three germ layers and are directed downward and inward, undercutting the body of the embryo proper, ताकि उसके जो फोल्डिंग की वजह से जो भी उसकी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव हो रही है, और एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर अंडर कटिंग, मतलब उसका साइज जो है वो थोड़ा सा कर्व हो रहा है। दे आर नोन एज बॉडी फोल्ड। द वेरियस फोल्ड्स डू नॉट अपीयर साइमल्टेनियसली। जितने भी फोल्ड्स हैं वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आ रहे हैं, एक ही साथ सारे फोल्ड्स नहीं आ रहे। द फर्स्ट इज टू अपीयर इज द हेड फोल्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द हेड। इट अंडरकट द हेड एंड इंटीरियर पोर्शन ऑफ द ट्रंक ऑफ द एम्ब्रियो सो दैट दीज पार्ट प्रोजेक्ट फ्रीली ओवर द सर्फेस ऑफ द योक सैक। सबसे पहला जो हमें फोल्ड नजर आता है वो कहाँ पे नजर आता है, हेड फोल्ड, मतलब कि हेड के आगे का पार्ट जो है वो कर्व फोल्ड होने लग जाता है, ताकि वो पार्ट जो है वो योक सैक से डिटैच हो जाता है और नाउ इट इज क्वाइट फ्री टू मूव। इट अंडरकट्स द हेड एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द एम्ब्रियो। ये अलग अलग कर देता है हेड को और एम्ब्रियो के फ्रंट पार्ट को, मतलब आगे का जो योक सैक का फ्रंट पार्ट है, ताकि ये फ्रीली मूव कर सके। द लेटरल एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी फोल्ड डेवलप सून आफ्टर। और फिर धीरे धीरे करके पहले हेड हुआ, लेटरल मतलब फिर साइड पार्ट्स में हमें फोल्ड नजर आएंगे, और फिर पोस्टीरियर पीछे के पार्ट में। द पोस्टीरियर फोल्ड अंडरकट द टेल एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक फ्रॉम विच ऑल्सो प्रोजेक्ट फ्रीली ओवर द सर्फेस ऑफ योक सैक। जब पोस्टीरियर पार्ट जो टेल एंड है वो फोल्ड होता है तो उसका भी जो ट्रंक है वो फोल्ड हो गया, तो उसका जो कनेक्शन योक सैक से थोड़ा सा गैप हो गया, नाउ इट इज फ्री टू मूव। दीज बॉडी फोल्ड्स ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट underneath the embryo and eventually the body of the embryo is connected within the yolk sac and extra embryonic membranes by a narrow stalk of the yolk sac। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे बाहर yolk sac था, हमने कहा एरिया ओपेका जो है वो yolk sac बनाता है, एरिया पेलुसिडा जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म करने में, यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा था, धीरे धीरे बेटा क्या हुआ, ये जो एम्ब्रियो था ये फोल्ड हो गया, ठीक है। अब इसका जो yolk sac के साथ जो अटैच था ये पूरे तरीके से वो अटैचमेंट ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक की तरह स्ट्रक्चर, एक डंडे की तरह, एक स्टॉक, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो अभी भी उसको कनेक्ट कर रहा है किसके, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के साथ या yolk sac के साथ, और इस स्टॉक को हमने बोल दिया yolk sac। The figure shows the various body enfolding that give it shape and make it constricted off from the yolk sac। तो अभी हम डायग्राम में देखेंगे कि कैसे बॉडी के अंदर फोल्डिंग्स आती है और वो अब योक के साथ कनेक्टेड है सिर्फ उस स्टॉक के थ्रू, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो एम्ब्रियो जब बना था तो बेटा वो इस टाइप का था,
ठीक है। यहाँ पे हमें सोमाइट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन पार्ट है, प्रोवेंसेफेलॉन, आगे का न्यूरोपोर, ठीक है, हेड रीजन है, पीछे हेंसन नोड टेल रीजन है। लेकिन धीरे धीरे करके हम क्या देख रहे हैं कि एक कर्व हो रहा है, और हमने जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो फोल्ड्स है वो कहाँ स्टार्ट होते हैं, हेड के पार्ट में। तो हेड के पार्ट में फोल्ड स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि फोल्ड पोस्टीरियर नीचे के पार्ट में भी, लेकिन हेड के पार्ट का फोल्ड और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ग्रेजुअली और डेवलप होता जा रहा है। और अब यहाँ पे देखो इस स्टेज के अंदर नियरली आफ्टर 72 या 80 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एम्ब्रियो पहले ऐसा था वो इस तरीके से दिख रहा है, और फाइनली वो इस तरीके से दिख रहा है। तो ये स्ट्रेट से ये जो कर्व हुआ ये क्या हो गई, फोल्डिंग, और यहाँ से सिर्फ एक योक स्टॉक होगी जो उसको योक सैक के साथ ज्वाइन कर रही होगी। ठीक है। इसी में अगर हम देखें फ्लेक्शन एंड टॉर्जन, व्हेन द हेड इज फॉर्म इट गेट बेंड्स डाउन वेंट्रली विद रिस्पेक्ट टू द मेन एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड क्रेनियल फ्लेक्चर। तो हमने जो कहा जो हेड रीजन बेंड हो रहा है, जो उसमें बेंडिंग हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल फ्लेक्चर। देन फर्स्ट द हेड एंड ग्रेजुअली द इंटायर बॉडी टर्न साइडवेज सो दैट द एम्ब्रियो कम्स टू लाई ऑन इट्स लेफ्ट साइड ओवर द योक। दिस डेक्स्ट्रल ट्विस्ट इज नोन एज टॉर्जन। टॉर्जन का मतलब होता है ट्विस्ट होना। पहले हेड जो था वो बेंड हुआ, उसको हमने क्या बोला, क्रेनियल फ्लेक्चर। फिर उसके बाद हमने देखा कि बॉडी जो है वो धीरे धीरे साइडवेज मूव कर रही है, लेटरल बेंडिंग हो रही है। जब लेटरल बेंडिंग हो रही होती है तो एम्ब्रियो जो है वो पूरा आ गया लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे आने की वजह से ऑन इट्स लेफ्ट साइड ओवर द योक, तो यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे आ गया, योक हो गया सारा राइट साइड पे, और इसको हमने बोल दिया डेक्स्ट्रल ट्विस्ट। द एंटीरियर एंड इन इट्स सर्विकल रीजन बिकम स्टिल मोर बेंट ओवर टुवर्ड्स द वेंट्रल सर्फेस, और जो उसका एंटीरियर रीजन है वो भी अब बेंड होने लग गया वेंट्रल सर्फेस की तरफ। वेरियस ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन द थर्ड एंड फोर्थ डे ऑफ इंक्यूबेशन सच एज द नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, pharyngeal pouches, out of which only the 3 pairs meet the ectoderm to open as gill cleft, 5 pair of visceral arc, हार्ट एंड ब्लड वेसल एंड पेयर सेगमेंटल स्टोमेट्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 4 to 5 डेज की इंक्यूबेशन में बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो बनने लग गए हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज अबाउट फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट है हमारा मेंशन द मेजर डेवलपमेंटल चेंजेस आफ्टर द बर्थ। जैसे एक बेबी का बॉर्न होता है, क्योंकि देखो जब तक उसका बर्थ नहीं हो, जब तक बेबी अपनी मदर के वूम में है, तब तक क्या होगा, उसको जो भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो मेनली प्लेसेंटा से मिल रहा है। लेकिन द मोमेंट इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी, अब वो जो कनेक्शन था, जो प्लेसेंटल कनेक्शन था, प्लेसेंटल स्टॉक थी, वो ब्रेक हो गई। तो अब बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और बाकी सारी चीज़ें खुद से अचीव कर सके। During the birth process, some important developmental changes occur in infant respiratory and circulatory system. सबसे ज़्यादा जो prominent changes जो initially हमें देखने के लिए मिलते हैं वो respiratory और circulatory system में। These changes occur in response to the change in its environmental from aqueous to gaseous, क्योंकि अब उसका environment जो है वो change हो रहा है aqueous medium से gaseous medium में। aqueous में क्यों? क्योंकि पहले जो womb था वो एक fluid में था, वहाँ पे placenta था, उसके आसपास एक fluid filled cavity थी, और placental stalk के थ्रू उसको सारे nutrients मिल रहे थे। जो भी fluid मिल रहा था वो, जो भी nutrient मिल रहा था वो fluid के थ्रू, diffusion के थ्रू मिलता था। लेकिन अब जैसे ही वो बेबी बॉर्न हुआ तो उसको गैसेस भी, रेस्पिरेशन भी उसको एक गैसेस स्टेट में मिल रही है। द इमीडिएट नीड एट द बर्थ इज टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट आउट CO2। देयरफॉर द फर्स्ट ब्रीथ इज क्रिटिकल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहली ब्रीथ, क्योंकि उस टाइम पे लंग्स को फर्स्ट टाइम एक्सपैंड होकर ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है और CO2 को एक्सेल करना होता है। द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एज फॉलोज। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो न्यू बॉर्न लंग्स आर कोलैप्स्ड एंड रिक्वायर्ड पावरफुल ब्रीथ टू इन्फ्लेट देम। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी लंग्स एकदम से कोलैप्स, स्क्वीज होती है। अब ज़रूरत है कि हवा इनके अंदर जाए और ये अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करके इन्फ्लेट हो जाए। ठीक है। एयरवेज आर टू स्मॉल ऑफरिंग कंसिडरेबल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एयर, और जो एयरवेज है वो भी कोलैप्स है, बहुत पतले पतले हैं, जिसकी वजह से हवा अंदर जाए लेकिन उसमें उसको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हवा इजीली अंदर नहीं जा पा रही। द सर्फेस टेंशन टेंड्स टू होल्ड द मॉइस्ट मेम्ब्रेन्स टुगेदर। अंदर की जो सर्फेस टेंशन है, क्योंकि अभी तक वो एक्वस मीडियम में था, तो जितनी भी मेम्ब्रेन्स है वो एक दूसरे के साथ कंपैरेटिवली चिपकी हुई है। द लंग्स ऑफ फुल टर्म बेबी secrete surfactant which has the unique property of exerting high surface tension when the lungs are expanded but a low surface tension when the lungs are collapsed। जो बेबी होता है उसके लंग से, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक केमिकल, एक फ्लूइड रिलीज होता है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी सरफेस टेंशन है। ठीक है। तो अगर उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, जब लंग्स एक्सपैंड हो जाएंगे, बट जब तक लंग कोलैप्स है, जब तक लंग स्क्वीज है, तब तक उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा नहीं है। दस आफ्टर द फर्स्ट पावरफुल ब्रेथ व्हेन द लंग्स एक्सपैंड द लंग्स ब्रीदिंग बिकम्स ईजियर, क्योंकि वंस एक बार लंग्स एक्सपैंड हो गए तो उसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, जो सर्फेक्टेंट रिलीज हुए, जो फ्लूइड रिलीज हुए, वो लंग को वापस कोलैप्स नहीं होने देंगे। तो बस एक बार ज़रूरत है कि वो एक पावरफुल ब्रीथ ले, और जिसकी वजह से लंग इन्फ्लेट हो जाए, फूल जाए और खुल जाए, जो आपस में कोलैप्स है वो ना रहे, और फिर दे विल स्टार्ट वर्किंग नॉर्मली। तो इसीलिए काफ़ी बार होता है कि एट टाइम जब बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर्स उनको टैप करते हैं सो दैट दे शुड क्राई, क्योंकि वंस वो एक पावरफुल क्राई होगी तो वो एयर को अच्छे से इनहेल करेंगे।
नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. ड्यूरिंग फीटल लाइफ द गैसेस एक्सचेंज ओनली टेक्स प्लेस थ्रू प्लेसेंटा एंड नॉट थ्रू लंग्स. जो भी ऑक्सीजन मिल रहा था वो प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा था, CO2 जा रहा था तो प्लेसेंटा में चला जाता था ब्लड के थ्रू. लंग्स के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज था कि लंग्स तक ऑक्सीजन आता है, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, या CO2 लंग्स तक आएगा और लंग्स से रिलीज आउट होगा, दैट वाज नॉट टेकिंग प्लेस. सो देयरफॉर द फीटस हैज सेवरल फीचर्स इन इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द अडल्ट. तो उस टाइम में सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट में कुछ ऐसे चेंजेस थे जो अडल्ट फॉर्म्स में प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, तो जो फीटल हार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एक पार्ट होता है दैट इज फोरामन ओवेल. अगर आप यहाँ पे देखोगे अपर चैम्बर्स, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही होती है. सेप्टम पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता, जिससे यहाँ पे थोड़ी बहुत एयर मिक्सिंग या गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है. लेकिन द मोमेंट द चाइल्ड विल बॉर्न, तो उस टाइम पे ये फोरामन ओवेल जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. इन द फीटस द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोइंग बैक फ्रॉम द थ्रू द अम्बिलिकल वेन लार्जली बाईपासेस द लिवर एंड गोज टू द राइट एट्रियम. फीटस में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो अम्बिलिकल वेन, जो मतलब प्लेसेंटल वेन के थ्रू आ रहा है, वो लिवर को बाईपास करता हुआ कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर. द ब्लड देन पासेस टू द लेफ्ट एट्रियम. अब नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है, राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लिवर से जो ब्लड आ रहा है वो राइट एट्रियम में गया और राइट एट्रियम के बाद वो कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है. ठीक है जी. एक बार दोबारा देखो, ये अम्बिलिकल वेन है, लिवर को बाईपास करते हुए यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ गया, राइट एट्रियम में. अब आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहा होगा, राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में. The blood then passes to the left atrium directly through the opening called foramen ovale. From the left atrium, the blood flows to the left ventricle, which sends the blood to head and rest of the body. Blood returning from the head, just a second. Blood returning from the head moves through the right atrium to the right ventricle, and then which then does not pump the blood to the lungs but to a shunting vessel called the ductus arteriosus that connect the descending aorta. Now this second point is also very important. अब क्या हुआ, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है बेटा, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से जाएगा लंग्स में, लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर जाता है बॉडी में. ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन होता है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट एट्रियम से जो ब्लड आया वो कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, बॉडी में. चलो जी ठीक है, बॉडी से जो ब्लड आएगा वो कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आ गया. राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ गया. यहाँ पे अब चेंज है, जो नॉर्मल अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है. लेकिन यहाँ पे लंग्स तो अभी तक फंक्शनल है ही नहीं गैसेस मीडियम के लिए, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो जो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के अंदर नहीं जा रहा, तो वो ब्लड कहाँ जा रहा है. अगेन कम टू द सेंटेंस, ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द हेड, जो बॉडी से हेड से ब्लड आ रहे हैं वो राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, विच देन डज नॉट पम्प द ब्लड टू द लंग्स बट टू अ शंटिंग वेसल. वो एक वेसल में, ट्यूब में जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डक्टस आर्टेरियोसिस दैट कनेक्ट डिसेंडिंग आयोटा. और ये डक्टस आर्टेरियोसिस किसको कनेक्ट कर रही है, आयोटा को, दैट मीन्स हमारी लार्जेस्ट आर्टरी को. और ये ब्लड वापस सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाता है. A pair of umbilical arteries branch off from the aorta, carry deoxygenated blood to the placenta. और ये arteriosis जो है वो further branch off हो रही होती है और umbilical arteries के साथ कनेक्ट होकर ये जो deoxygenated blood था ये कहाँ चला गया, प्लेसेंटा के पास. मतलब कि जो CO2 है वो CO2 लंग्स के थ्रू नहीं रिलीज हो रही बॉडी से, CO2 आयोटा से कनेक्ट हुई, आयोटा अम्बिलिकल वेन से कनेक्ट हुई और अम्बिलिकल आर्टरीज से कनेक्ट हुई और वहीं पर डिफ्यूजन के थ्रू जो ब्लड था वो आयोटा से निकल के, ब्लड वेसल से निकल के प्लेसेंटा में चला गया. एट बर्थ द अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन कोलैप्स. सबसे पहले तो अम्बिलिकल आर्टरी और जो वेन होती है वो कोलैप्स हो जाती है, तो ना तो CO2 ये अम्बिलिकल आर्टरी लेगी, ना ऑक्सीजन इस अम्बिलिकल वेन के थ्रू आएगा. ठीक है. व्हेन द कॉर्ड इज टाइड और द प्लेसेंटा सेपरेट, एज अ रिजल्ट देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द राइट एट्रियम. अब राइट एट्रियम के अंदर नेगेटिव प्रेशर आ गया. क्यों आ गया, क्योंकि पहले तो अम्बिलिकल वेन जो थी वो ब्लड दे रही थी राइट एट्रियम को. अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, अम्बिलिकल वेन से ब्लड कहाँ आ रहा था, राइट एट्रियम के अंदर. जब बेटा ये यहाँ से ब्लड आना बंद हो गया तो इधर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, अब ब्लड इधर नहीं जा रहा, अब ब्लड वापस इधर आने लग गया, तो ये फोरामन ओवेल इस टाइम पे बंद हो जाएगा. ठीक है. As a result, there is negative pressure in the right atrium and blood flows back from left atrium to right atrium. The flow causes the one-way valve to close in the foramen ovale. और उस टाइम पे ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से जो ब्लड नॉर्मली जा रहा था वो नहीं जाएगा, नेगेटिव प्रेशर की वजह से ब्लड सक आउट हुआ, वापस आया और ये जो वॉल्व थी, वन वे वॉल्व थी, ये क्लोज हो गई. तो ये फोरामन ओवेल जो है वो क्लोज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ. दस द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया आर सेपरेटेड. द शंटिंग वेसल दैट बाईपास द लिवर एंड लंग ऑल्सो कोलैप्स. जो शंटिंग वेसल थी, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, ये सब कोलैप्स हो गई और ये प्रोसेस विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ हो जाता है. हालांकि फोरामन ओवेल को परमानेंट क्लोज होने में, क्योंकि वहाँ पे कुछ मसल्स डेवलप होंगे, इट टेक्स फ्यू ईयर्स, बट इनिशियली वो क्लोज उसी टाइम पे हो जाता है.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा राइट अ ब्रीफ नोट ऑन न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम बात करें न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड की तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू ग्लैंड्स, पहला पिट्यूटरी एंड दूसरा इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो दो ग्लैंड्स की बात हो रही है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। पहले बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो बेटा अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये एक अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन के वेंट्रल साइड पे। ठीक है, इसकी लोकेशन जो पोजीशन याद करनी है वहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी थोड़ी वोकैब ऐसी है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, या फिर वो 3-4 नाम है वो आप लिख लो। पिट्यूटरी एक स्मॉल ग्लैंड है, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है, अटैच किससे, वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन की वेंट्रल साइड से। जैसे अगर यहाँ ब्रेन है तो इधर ये वेंट्रल साइड से अटैच है। इस ऑर्गन को हम हाइपोफाइसिस सेरिब्री भी बोलते हैं। इस ऑल्सो द ऑर्गन ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्री इज फाउंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस ऑन द फ्लोर ऑफ डाइएन्सेफेलॉन बाय अ नैरो स्टॉक। तो ये एक पतली सी नैरो स्टॉक के थ्रू ऑन द फ्लोर ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, मतलब ब्रेन के पार्ट में एक नैरो स्टॉक से ये अटैच है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया इसकी लोकेशन वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन पे है, ये पता चल गया। नैरो स्टॉक से अटैच है, ये पता चल गया। इसको हाइपोफाइसिस सेरेब्री बोलते हैं, ये पता चल गया। लेकिन जहाँ ये प्रेजेंट है वहाँ पे एक डिप्रेशन, एक खाली सा स्पेस है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका in the sphenoid region of the skull. The pituitary consists of two major part. पिट्यूटरी के दो, तो आपको ये नाम प्लीज याद करना पड़ेगा, सेला टर्सिका। ठीक है, पिट्यूटरी कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट। एक लार्ज एंटीरियर लोब है जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी को तो हम हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। तो इसके दो पार्ट, एक है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस या हाइपोफिसिस, हाउएवर यू प्रोनाउंस इट। And a smaller posterior lobe. So anterior lobe is adenohypophysis, posterior lobe is neurohypophysis. Both the structures are ectodermal derivative, मतलब कि ectoderm से originate हुआ है। Adenohypophysis को pars vocalis भी बोलते हैं, neurohypophysis को pars nervosa भी बोलते हैं। Pituitary originate from two sources। अब ये जो anterior और ये जो posterior part आया, ये आया कहाँ से, ये दो जगह से आ रहा है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम टू सोर्सेज, वन एज द आउटग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ डाइएन्सेफेलॉन द इनफंडिबुलम। तो एक तो सोर्स है बेटा इनफंडिबुलम, एक नैरो स्टॉक, एक आउटग्रोथ निकल रही है डाइएन्सेफेलॉन से इनफंडिबुलम, एंड द अदर एज एन इवेजिनेशन ऑफ द रूफ ऑफ स्टोमाडियम द राथकेस पाउच। और दूसरा जो ग्रोथ है वो कहाँ से आ रही है, राथकेस पाउच से। द डिस्टल पार्ट ऑफ राथकेस पाउच बिकम सेपरेटेड फ्रॉम इट एंड कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इनफंडिबुलर आउटग्रोथ टू डेवलप द एडिनोहाइपोफिसिस। तो यहाँ पे हम क्या समझाना चाहते हैं कि एक तो बेटा जो आउटग्रोथ थी इनफेंडिबुलम की थी, दूसरा जो था राथकेस पाउच जो है उसके पीछे से एक इवेजिनेशन निकलती है, एक आउटग्रोथ निकलती है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे राथकेस पाउच से सेपरेट हो जाती है और इनफंडिबुलम के क्लोज आ जाती है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, एडिनोहाइपोफिसिस। द इनफंडिबुलर आउटग्रोथ इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस बाय द स्टॉक फॉर्म्स द न्यूरोहाइपोफिसिस। अब ये जो एडिनोहाइपोफिसिस बना, ठीक है, ये इनफंडिबुलर आउटग्रोथ जो थी, जो इनफंडिबुलम से ग्रोथ निकल रही थी, वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड थी एक स्टॉक के थ्रू, और वो स्टॉक बन जाती है हमारी न्यूरोहाइपोफिसिस। तो अगर पूरा अच्छे से नहीं भी लर्न कर सकते, बस दो नाम याद रख लो कि इसके जो सोर्स है वो एक इनफंडिबुलम है और एक राथकेस पाउच है। ठीक है जी, तो दीज आर ऑल्सो सम नोट्स, क्योंकि अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं ये लर्न हो, आप ऐसे कर लो। स्मॉल एंडोक्राइन है सिचुएटेड इन द हाइपोफेजियल फोजा ऑन द सुपीरियर सर्फेस ऑफ बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, या फिर आप कह सकते हो सिचुएटेड है कैविटी में, जिसको हमने बोला सेला टर्सिका। सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल वेंट्रल पार्ट में जो थर्ड फ्लोर है वहाँ से, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है वहाँ से इसकी नैरो स्टॉक निकल रही है, या फिर सस्पेंडेड फ्रॉम अ नैरो स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। ठीक है, इसके आसपास एक शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम असेले। ईच साइड देयर इज कवर्नोस साइनस एंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड टू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कवर्नोस साइनसेस। ब्रेन के ना आसपास अगर आप ब्रेन की फिजियोलॉजी पढ़ोगे, नॉट +2 वाली नहीं जो आपने 12th तक पढ़ी है, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल की भी बुक उठा के देखोगे, वहाँ पे आपको अलग अलग साइनसेस और अलग अलग वेंट्रिकल्स के नाम मेंशन्ड है। ठीक है, बट एनीवेज यू कैन इग्नोर इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। तो टू सब डिविजन है, एडिनोहाइपोफिसिस, हाइपोफिसिस। एडिनोहाइपोफिसिस मेनली कहाँ से बन रहा है, राथकेस पाउच, क्योंकि राथकेस पाउच की इवेजिनेशन थी, आउटग्रोथ थी, और वो आउटग्रोथ जब इनफंडिबुलम के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो बन जाती है एडिनोहाइपोफिसिस, और इसका ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्मल। न्यूरोहाइपोफिसिस जो एक डायएन्सेफेलॉन की ग्रोथ है, या हम बोल सकते हैं इनफंडिबुलम की ही एक आउटग्रोथ के थ्रू बन रहा है न्यूरोहाइपोफिसिस। ठीक है, अब फंक्शंस और सेल्स की अगर हम बात करें, इंटीरियर पिट्यूटरी को बेटा बोलते हैं एडिनोहाइपोफिसिस। ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, राथकेस पाउच से। यहाँ पे सेल्स कौन कौन से हैं, सोमैटोट्रॉप, कॉर्टिकोट्रॉप, थायरोट्रॉप, गोनाडोट्रॉप, लैक्टोट्रॉप, और ये अपने रिस्पेक्टिव हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लैक्टोट्रॉप सिक्रीट कर रहे हैं प्रोलैक्टिन। तो बेसिकली ये हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हार्मोन्स के नाम नीचे भी दिए हुए हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफिसिस,
न्यूरोहाइपोफिसिस डेवलप हो रहे हैं न्यूरल टिश्यू के आउटग्रोथ या इन्फंडिबुलम की आउटग्रोथ से। सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लियल सेल्स, ये बेसिकली स्टोर करते हैं या रिलीज करते हैं वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन्स। ठीक है जी। अगेन वन मोर नोट, यहाँ पे आपको डायग्राम को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो शायद आपको वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये बेटा एक पार्ट है इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम की जो एक आउटग्रोथ निकल रही होती है वो फॉर्म करती है हमारा न्यूरोहाइपोफिसिस। ठीक है, और ये हमारा पूरा आ गया एंटीरियर हाइपोफिसिस। एंटीरियर हाइपोफिसिस रैप के पाउच की आउटग्रोथ जब इन्फंडिबुलम के क्लोज आ जाती है तब वो बनाती है हमारा एंटीरियर हाइपोफिसिस। इनके भी फर्दर डिविजन होते हैं, पास ट्यूबरलेस, पास इंटरमीडिया, पास डिस्टालिस। लर्न कर सकोगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कम भी लर्न कर पाओगे तो आई थिंक दैट इज़ फार मोर बेटर। न्यूरोहाइपोफिसिस के 2 पार्ट्स, पार्स पोस्टीरियर और इन्फंडिबुलम। एडिनोहाइपोफिसिस के पार्स एंटीरियर, इंटरमीडिया और ट्यूबरालिस। ठीक है जी। अब अगर हम पार्ट्स देखें यहाँ पे सेल टाइप, अगेन वही सेम चीज़ है, रिपीट हो रही है इन अनदर फॉर्म। हार्मोन्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स अगर आप नहीं भी लर्न कर पा रहे कोई बात नहीं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड सो ऑन। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि पार्स पोस्टीरियर मतलब कौन सा हो गया, पार्स पोस्टीरियर मतलब कि न्यूरोहाइपोफिसिस। तो न्यूरोहाइपोफिसिस क्या सिक्रीट कर रहा है, वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन। दूसरा हमारा जो ग्लैंड है दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस स्मॉल होता है लेकिन एक वाइटल पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड एट द बेस, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ब्रेन के बेस के पास है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। ये कंट्रोल सेंटर है हमारे बॉडीली फंक्शंस का, या हम कह सकते हैं ये मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी को बेटा बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो भी दूसरे ग्लैंड सिक्रीट करेंगे उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी। लेकिन जैसे हमने कहा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हार्मोन जब थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो थायराइड अपना काम करेगा, गॉट दैट। लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इट इज़ स्मॉल है, वाइटल पार्ट ब्रेन के पास लोकेटेड है, पिट्यूटरी के साथ कनेक्टेड है, कंट्रोल सेंटर है वेरियस बॉडीली फंक्शंस के लिए इंक्लूडिंग हार्मोन रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट, स्लीप वेक साइकिल्स एक्सेट्रा। हाइपोथैलेमस इंटरैक्ट विद पिट्यूटरी ग्लैंड, इन्फ्लुएंसेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स दैट अफेक्ट द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्ट करता है, पिट्यूटरी के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर उसके बेसिस पे बाकी हार्मोन्स कौन से सिक्रीट होंगे, बाकी ग्लैंड्स कैसे काम करेंगे, उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन डायनसेफेलॉन, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन बिटवीन 2 cerebral hemispheres. It is connected to pituitary by a pituitary stalk, which allows for direct communication between the 2 structures. It is composed of several nuclei, each with specific function. यहाँ पे अलग अलग टाइप के न्यूक्लियाई, हम कह सकते हैं अलग अलग टाइप के सेल हैं और हर सेल का अपना एक स्पेशल फंक्शन। तो अगर हम बात करें इसके सिक्रीशंस की, फंक्शंस की, हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है GHRH। देखो ये ना बेसिकली फैक्टर्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स रिलीजिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं या वो फैक्टर्स इनहिबिटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मतलब कि GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ग्रोथ हार्मोन किसने सिक्रीट करना था, पिट्यूटरी ने, लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए इंस्ट्रक्ट कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। उसी तरह इनहिबिटिंग, कभी कभी किसी हार्मोन को रोकने के लिए भी ये फैक्टर सिक्रीट करता है, उनको हम बोल देते हैं इनहिबिटिंग फैक्टर्स। ओके जी। So next one, corticotropic releasing hormone, gonadotropic releasing hormone, thyroid stimulating hormone releasing hormone, prolactin inhibiting hormone। ठीक है, GHRH का काम क्या है, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इंक्रीज करता है फ्रॉम पिट्यूटरी। कॉर्टिकोट्रोपिक का नाम क्या है, ACTH पिट्यूटरी रिलीज कर रहा था, उसके सिक्रीशन को कौन इंक्रीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन मतलब कि FSH LSH वो भी कहाँ से रिलीज हो रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी, उनके रिलीज को इंक्रीज कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस बाय सेंडिंग GnRH। उसके अलावा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सिक्रीट कर रहा था, पिट्यूटरी, उसको कौन इंक्रीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस बाय सेंडिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। लाइकवाइज, एक सेकेंड लेट मी इरेज दिस, यस, लाइकवाइज डिक्रीजेज द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब मैंने बोला ना कभी कभी रिलीजिंग भी होते हैं और इनहिबिटिंग, और ये दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। के अलावा भी और रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का रेट को डिक्रीज करना है तो उसके लिए हो जाएगा PIH, that is prolactin inhibiting hormone. ठीक है, with this we are done with this paper. Thank you for watching. All the best for your exams. If you have any doubt or query, put that in the comment section or you can drop me an email. Thank you. All the best.